Hey Wangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. जितना वांग जी विंग से क्लोज होने की कोशिश कर रहा था, विंग उतना ही वांग जी से फॉर्मली बिहेव कर रहा था, जिससे वांग जी अब फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसने फाइनली अपना सबसे डम कार्ड खेल दिया था। उसे ये एहसास था कि वो जो कर रहा है वो गलत है, पर उसके लिए अभी यही सही भी था। वांग जी ने अपने अल्फा फेरोमोन्स को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था, और जैसे ही विंग ने इसे फील किया था, वो वांग जी को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने वांग जी को अपनी स्ट्रिक्ट वॉइस में कहा, लान वांग जी, बेवकूफ़ी बंद करो और मुझे एक और वजह मत देना कि मैं तुमसे फिर से नफरत करने लगूं। वांग जी विंग के फेस पर वो पैनिक रिएक्शन देख सकता था। उसने एक स्मग करते हुए विंग की तरफ देखा और कहा, ये जानकर खुशी हुई विंग कि आज भी मेरे फेरोमोन्स तुम्हें पैनिक करने की ताकत रखते हैं। मतलब आज भी तुम पर सिर्फ मेरे ही फेरोमोन्स का असर होता है। इतना बोलकर वांग जी ने सीधा विंग को पुश कर दिया और विंग पीछे जाकर सीधा अपने बेड पर गिर गया। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और एक क्रीपी स्माइल करते हुए अपने ब्लेजर के बटन को ओपन किया, और इससे पहले कि विंग खुद को संभाल के बेड पर से उठ पाता, वांग जी सीधा उसके ऊपर चला गया और उसने विंग को अपने दोनों हाथों की मदद से ट्रैप कर लिया। विंग के एक्सप्रेशन थोड़े पैनिक वाले थे, क्योंकि ऑब्वियसली उस रूम का डोर बंद था और विंडो भी क्लोज होने की वजह से वो अल्फा फेरोमोन्स उस रूम में फिलअप हो रहे थे, क्योंकि उन फेरोमोन्स को उस रूम से बाहर निकलने की जगह ही नहीं थी। वांग जी के वो अल्फा फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा स्वीट, स्मूथिंग और साथ ही में हॉर्नी और लस्टी भी थे। विंग ने जैसे ही उन फेरोमोन्स को स्मेल किया था, वो समझ चुका था कि वांग जी अभी किस मूड में है और वो अभी अपने दिमाग में क्या सोच रहा है। पर विंग वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, इतनी आसानी से वो वांग जी के सामने, जो भले ही एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा है, अगर कमज़ोर पड़ जाए तो वो विंग ही क्या। उसने खुद को संभालने के लिए अपनी आइज़ को टाइटली क्लोज किया, अपने दोनों हाथों की टाइटली मुट्ठी बांध ली, जिससे उसके नाखून खुद उसे ही हर्ट कर सके और वो होश में रहे। साथ ही उसने अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल किया ताकि वो वांग जी के उन स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स को अपने अंदर ज़्यादा ना पहुंचा पाए। भले ही वांग जी अभी उसके बहुत करीब था और लगभग अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के बावजूद भी विंग उन फेरोमोन्स को रिस्पॉन्स करने के लिए मजबूर था, पर विंग ऐसा कर रहा था। उसने अपने आप को और अपने अंदर के ओमेगा को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करके रखा था। वो वांग जी की तरफ देखता है और एक स्मग करता है और वांग जी से कहता है, तुम जानते हो ना लान वांग जी, तुम क्या कर रहे हो, इसका अंजाम क्या हो सकता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तुम्हारे लिए ही कितना खतरनाक हो सकता है। वांग जी विंग का वो स्ट्रगल देख रहा था। उसके चेहरे पर ऑटोमेटिकली ही एक मॉकिंग स्माइल आ जाती है। वो अपने एक हाथ को उठाकर विंग के फोरहेड पर रखता है, जिससे अभी बहुत बुरी तरीके से पसीना गिर रहा था, क्योंकि विंग बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पा रहा था। विंग पूरी तरीके से स्वेटी हो चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगी थी उन अल्फा फेरोमोन्स की वजह से। विंग शायद ये महसूस भी नहीं कर पाया था कि वो ऑटोमेटिकली ही अपने फेरोमोन्स रिलीज कर रहा है, वही स्मूथिंग और कामिंग लोटस फेरोमोन्स, जिन्हें इनहेल करते ही वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। वांग जी ने अपने हल्के हाथों से विंग के फोरहेड के ऊपर से पसीने को पोंछते हुए कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ माय ओमेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसका अंजाम क्या होगा और ये मेरे लिए कितना खतरनाक होगा। इतना बोलते हुए वांग जी अपने हाथ को विंग के फोरहेड से लेकर उसके
नोज तक और बाद में उसके लिप्स तक अपने फिंगर को मूव करने लगता है, जिससे विंग ने बहुत बुरी तरीके से अपने ही हाथों को हर्ट कर लिया था अपने नेल्स के थ्रू, क्योंकि वो हद से ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वांगजी ने वही ना रुकते हुए सीधा विंग के चिन को अपने एक हाथ से थोड़ा सा ऊपर किया और उसके लिप्स पर एक जेंटल पैक किया और बाद में वो विंग के रिएक्शंस देखने लगा। पर विंग उसने सिर्फ अपनी आंखों को टाइटली बंद करके रखा था। वांगजी ने विंग के चिन से अपना हाथ हटाया और वो नीचे की तरफ विंग की कॉलर बोन तक उसे मूव करने लगा। विंग ने सिर्फ बाथरोब पहन के रखा था, जिस वजह से ऑलरेडी ही विंग की बहुत सी बॉडी विजिबल थी। वांगजी ने विंग के इस आउटफिट का पूरा फायदा उठाते हुए सीधा अपने हाथ को विंग की चेस्ट से लेकर उसके टमी एरिया तक लेके आया और बाद में उसने विंग की बाथरोब के नॉड पर अपना हाथ रख दिया और वो उसे बहुत स्लाइडली खोलने लगा। जैसे ही विंग ने ये एहसास किया था, उसने एक डीप ब्रीथ ली। उसने वांगजी से अपना फेस हाइड करने के लिए सीधा दूसरी तरफ मोड़ दिया था, जिससे वांगजी की शार्प आईज उसके बेयर नेक पर गई थी। वांगजी विंग के नेक के पास झुकने ही वाला था, तभी उसे विंग की स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड वॉइस आती है। उस दिन जो तुमने किया वो नशे में किया। भले ही उस दिन उसमें मेरी मर्जी नहीं थी, देखा जाए तो वो भी एक फोर्स ही था, पर मैंने उस दिन उसे एक्सेप्ट किया क्योंकि उस वक्त ये सच था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और तब उस हालत में तुम्हें संभालना मुझे सही लगा। सिर्फ इसीलिए मैंने खुद को तुम्हारे सामने सरेंडर किया था और सिर्फ इसीलिए कि उस दिन तुम होश में नहीं थे, नशे में थे। मैंने कभी भी वांगशियान के बर्थ का ब्लेम तुम पर नहीं डाला, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये जानता था कि तुम एक हार्टलेस पर्सन हो सकते हो, पर किसी की इज्जत के साथ खेलो इतना गिरे हुए नहीं हो सकते। यही रीज़न है कि मैंने आज तक ना वांगशियान से नफ़रत की ना तुमसे, क्योंकि उस रात जो भी हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी। बस तुम्हारा नशा तुम्हारे सर पर चढ़ के बोल रहा था। पर आज अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत किया ना लानवांग जी, तो शायद जो यकीन मैं तुम पे करता हूँ वो हमेशा के लिए टूट जाएगा। भले ही आज हम दोनों में नफ़रत है, पर उन सब नफ़रतों की एक हद भी है। जो यकीन कल मुझे तुम पे था ना, एटलीस्ट आज भी उस यकीन को तो भी मेरे अंदर ज़िंदा रहने दो। अपने अल्फा थ्रू मेरे ओमेगा को कंट्रोल करने की कोशिश करके तुम आज शायद मेरे ओमेगा को और मेरी बॉडी को हासिल कर लोगे, पर उसके बाद क्या तुम विंग और विंग के ऊपर जो भी आज तक तुम्हारे राइट्स हैं वो सब पाकर भी खो दोगे। जैसा वांगशियान के साथ हुआ वैसा अब मेरे साथ करने की कोशिश मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी आंखों में कल का वो डर नहीं देख सकता? उस डर को मेरे लिए भी अपने अंदर मत आने दो। इतना बोलकर विंग बिल्कुल शांत हो जाता है, पर ये सुनने के बाद वांगजी भी आगे मूव नहीं कर पाता। वो विंग की तरफ ही देख रहा था, जिसने अभी भी अपने फेस को दूसरी तरफ किया था। उसकी आंखें टाइटली बंद थी और पूरी बॉडी स्वेटी हो चुकी थी। सच था विंग का वो लास्ट वर्ड कि वांगशियान को आज वो पाकर भी खुश नहीं है। अगर वैसा ही विंग के साथ हुआ तो वांगजी नहीं जानता कि वो फिर अपनी लाइफ में कैसे खुद को और बाद में कैसे खुद की फैमिली को संभालेगा। इसीलिए वो तुरंत अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल करता है और विंग के ऊपर से सीधा हट जाता है। इनफैक्ट उसने विंग की तरफ अपनी पीठ कर ली थी और वो विंग से दूर जाकर खड़ा हो चुका था। विंग जैसे ही ये महसूस करता है कि अब उसके ऊपर जो हैवी वेट था वो लूज हो चुका है, वो तुरंत
अपनी आइज़ को ओपन करके अपने हेड को थोड़ा सा मूव करता है तो वो महसूस करता है कि वांग जी उससे दूर खड़ा था। इनफैक्ट वो वांग जी की पीठ को देख सकता था। विंग ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि वांग जी आज भी सिर्फ उससे ही प्यार करता है और वो किसी को भी अलाव नहीं करेगा खुद के करीब आने के लिए। इवन वो इतना गिरा हुआ भी नहीं है कि वो विंग के साथ कोई भी गलत हरकत करे। इतना ट्रस्ट तो था विंग को वांग जी पर, और आज जब वांग जी ने उस ट्रस्ट को बिल्कुल सही साबित किया था, विंग के चेहरे पर अनजाने में ही स्माइल आ चुकी थी। विंग ने एक डीप ब्रेथ इनहेल की, जिससे वांग जी के फेरोमोन्स जो उस रूम में भरे हुए थे उन्हें विंग फील करते हुए थोड़ा शांत हुआ, क्योंकि वो भले ही लस्टी और हॉर्नी थे पर उतने ही कामिंग और स्मूदिंग भी थे। और विंग चाहे कितना भी वांग जी से नफरत कर ले, पर एक सच ये था कि वो थे तो विंग के ही अल्फा के फेरोमोन्स ना। यही सोचते हुए विंग उस बेड पे से उठ जाता है। वांग जी ने अभी भी उस बाथरोब की नॉट खोली नहीं थी, बस उसे ओपन करने का ट्राई किया था। विंग तुरंत अपनी हालत को सुधारता है और वो वांग जी की तरफ देखता है, जिसने अभी भी विंग की तरफ अपनी पीठ की हुई थी और उसने भी अपने हाथ की टाइटली मुठ्ठियाँ बांध के रखी थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी विंग के फेरोमोन से इफ़ेक्ट हो चुका था और अभी फ़िलहाल वो खुद को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था। वो भी हैवी ब्रीदिंग कर रहा था। जैसे ही विंग ये फील करता है कि वांग जी खुद भी ये मूव उठाकर फंस गया है, वो तुरंत ही रूम की विंडो को ओपन कर देता है, जिससे उस रूम में जितने भी फेरोमोन्स फैले हुए थे उन दोनों के वो थोड़ा रिलीज हो जाए और एटलीस्ट वो एटमॉस्फेयर ब्रीदिंग लाइक तो भी बन जाए। वांग जी जैसे ही अपने पीछे कुछ मूवमेंट का फील करता है, वो तुरंत पीछे देखता है। विंग ने अभी तक उस विंडो को ओपन कर दिया था और वो भी वांग जी की तरफ मुड़ चुका था। अब वो दोनों भी आमने सामने थे। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए थोड़ा गिल्टी आइज से और लो वॉइस में कहता है, आई एम रियली सॉरी एंड ऑल्सो थैंक यू वेरी मच। विंग कंफ्यूज हो जाता है और वो वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, मुझ पे आज भी इतना ट्रस्ट करने के लिए कि मैं कोई भी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। मैं बस थोड़ा बहक गया था, मुझे संभालने के लिए शुक्रिया। और सॉरी इसलिए कि मैंने कहीं ना कहीं तुम्हें भी मजबूर कर दिया था और तुम्हें भी इफ़ेक्ट करने की कोशिश की। इतना बोलकर वांग जी अपनी नज़रें उठाकर विंग की तरफ देखता है, जिसके फेस पर अभी भी वो जेंटल स्माइल थी। वांग जी विंग की इतनी क्यूट स्माइल देखकर फिर से कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो रहा था। वो विंग के उस ब्यूटीफुल लिप्स से अपनी नज़रें हटाता है और विंग की आंखों में देखता है और तुरंत ही अपने नीज पर नीचे ज़मीन पर बैठ जाता है विंग के सामने। ये देखकर विंग तो फुल शॉक हो चुका था और वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी विंग से अपनी नज़रें हटाता है और अपनी नज़रों को नीचे करके विंग से पोलाइट ट्यून में कहता है, मैं जानता हूँ मैंने पास्ट में बहुत गलतियाँ की हैं, इवन उन्हें गुनाह कहा जा सकता है। अपने ही ओमेगा को फोर्स करके बाद में अपने ही बच्चे को नकारने की सबसे बड़ी गलती की है मैंने। काश मैं उस वक्त तुम्हारी बात सुनकर तुम्हें अपनी सफाई देने का एक चांस देता, तो शायद आज जिसे पाने की मैं दिल और जान से कोशिश कर रहा हूँ वो ऑलरेडी मेरी होती। मेरी भी एक ब्यूटीफुल फैमिली होती, जिस ओमेगा से मैं हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ वो मेरा होता, और साथ ही एक ब्यूटीफुल बच्चा भी। पर खैर, मैंने वो चांस गवा दिया है और मैं ऑलरेडी इसके लिए बहुत रिग्रेट करता हूँ। विंग, तुम आज भी ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतनी गलतफहमियों के बावजूद भी तब भी मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता था, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि मैं तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकता।
तुम नहीं जानते कि जब तुम्हारी मौत की खबर मुझे मिली थी मैं कितना टूट चुका था। मैंने खुद को कैसे संभाला है ये बात सिर्फ मैं ही जानता हूँ। पर खैर, मुझे भी मेरी गलतियों की सज़ा मिलनी ही चाहिए थी जो मैं ऑलरेडी भुगत रहा हूँ और आज तक भी सिर्फ भुगत ही रहा हूँ। विंग, मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये लगता है कि वांगशियान मेरा ब्लड है, इसीलिए मैं उसे अपने पास चाहता हूँ। पर सच्चाई तो यह है कि मैं सिर्फ वांगशियान को ही नहीं, तुम्हें भी अपने पास चाहता हूँ। क्योंकि उस रात भले ही मैं नशे में था, पर मैंने तुम्हें अपना बना लिया था और उससे पहले भी मैं तुम्हें सिर्फ अपना ही मानता था और इवन आज तक अपना ही मानता हूँ। और इसीलिए सिर्फ मैं भी तुम्हारा ही बन के हूँ। तुम्हारे जाने के बाद भी मैंने किसी की तरफ भी आँख उठाकर तक नहीं देखा है, क्योंकि ज़िंदगी में आज तक जैसा तुमने मुझे फील करवाया है वैसा कोई फील करवा ही नहीं सकता। मैं सिर्फ तुम्हें अपने दिल से नहीं, अपनी रूह तक से प्यार करता हूँ। गलतियाँ लाख हैं, पर मैंने सफ़र भी बहुत किया है और आगे भी करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे एक चांस दे दो प्लीज़ विंग। तुम जो बोलोगे, जैसा बोलोगे, मैं वैसा करूँगा। मैं ऑलरेडी तुम्हें सॉन्गलैंग के साथ देखकर इमोशनली बहुत वीक हो चुका हूँ और अब जब वांगशियान मेरे पास है, दिन रात ये सोचता रहता हूँ कि जब उसे उसके अल्फा फादर के करतूते के बारे में पता चलेगा तो वो भी मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ये टेंशन मुझे अंदर ही अंदर खा रही है विंग। मैं ज़िंदगी में अपनी कुछ भी नहीं संभाल पाया, ना अपने ओमेगा को, ना अपने बच्चे को, ना खुद को, इवन ना खुद की फैमिली को। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ऐसा लगता है कि वांगशियान को मैंने अपनी तरफ करने के लिए तुम्हारे खिलाफ उससे झूठी बातें कही हैं, पर ये बिल्कुल गलत है। वो सब मैंने नहीं किया है। मैं इतना हार्टलेस नहीं हूँ कि किसी ऐसे इंसान से जो ऑलरेडी मरने के लिए तैयार है उससे उसकी जीने की वजह छीन लूँ। मैं जानता हूँ कि तुम आज सिर्फ वांगशियान के लिए जी रहे हो और अगर वांगशियान तुम्हारी लाइफ में ना हो तो तुम भी सिर्फ अपनी मौत का इंतज़ार करते हुए ज़िंदगी गुजारोगे, जैसे मैंने 4 साल तक जी है। मैं सिर्फ अपनी मौत का इंतज़ार करते हुए जी रहा हूँ, एक बेमतलब की ज़िंदगी जिसमें जीने के लिए कोई वजह नहीं है, पर अब मुझे वजह मिली है। जब मैं वो खुद सब कुछ सफ़र कर चुका हूँ तो मैं तुम्हें वो सब कुछ सफ़र करते हुए कैसे देख सकता हूँ। मैं खुद इतना टूट चुका हूँ कि अब ना खुद संभल पा रहा हूँ, ना किसी और को समझा पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ आज भी मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, तुम्हारे सामने ऐसे झुककर तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं भी कुछ नहीं कर सकता सिवाय तुम्हें ये समझाने की कि मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे आखिर क्या हासिल करना चाहते हो, क्यों मुझे इतना तड़पा रहे हो, पर अगर मुझे तड़पता हुए देखकर तुम्हें खुशी मिल रही है तो तुम वो खुशी से करो, पर एक उम्मीद मुझे दे दो मेरे जीने की, मुझे वजह दे दो विंग। जितना तुम्हें मुझे टॉर्चर करना है तुम कर सकते हो, चाहो तो सिर्फ इमोशनली ही नहीं, मुझे मेंटली, फिजिकली चाहे उतना हर्ट कर लो, पर प्लीज़ विंग उस पेन को सहने की मुझे एक उम्मीद भी दे दो। बिलीव मी, बहुत तड़प रहा हूँ मैं तुम्हें किसी और के साथ देखकर। तुम्हारी ये स्माइल जो पहले मेरे जीने की वजह थी, आज वो मुझे बहुत दर्द दे रही है। दुनिया के लिए मुस्कुराने वाला ये फेस, इन होठों की स्माइल असली है, पर आँखों का वो दर्द मैं पहचान सकता हूँ। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें हार्टलेस बना दिया। जिस इंसान को एक खरोच से भी तकलीफ़ होती थी, सिर्फ मेरे लिए वो इंसान, या यूँ कहा जाए मेरी वजह से वो इंसान आज इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि उसे बड़े से बड़ी चोट का भी दर्द नहीं होता। सब मेरी गलती है, इसीलिए मुझे सज़ा भी मिलनी चाहिए और वो सज़ा भी मैं भुगतूंगा। मुझे मार लो, चिल्ला लो, पूरी दुनिया के सामने ह्यूमिलिएट करो, चाहिए उतना बुरा बिहेव मेरे साथ करो, पर प्लीज़ मुझे मेरा वो विंग भी बाद में लौटा देना। प्लीज़ विंग, आई बेग यू। तुम भी जानते हो कि जिस
बदले की आग में तुम जल रहे हो, उसे सिर्फ मैं ही शांत कर सकता हूँ। और मैं भी ये जानता हूँ कि जिस गिल्ट की आग में मैं जल रहा हूँ, उसे सिर्फ तुम ही शांत कर सकते हो। सच्चाई तो ये है कि हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। एटलीस्ट उस ज़रूरत के लिए, नहीं कुछ तो वांगशियान के लिए ही। प्लीज़ विंग, मुझे एक चांस दे दो। मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि माफ़ी भीख में नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है। और मैं वो करूँगा, वो सब करूँगा जो ज़रूरी है। तुम्हारा सर्वेंट तो क्या, तुम्हारा गुलाम बनने के लिए तक मैं तैयार हूँ मैं उन सारी गलतियों का रीपे करने के लिए जो मैंने की है। पर कंडीशन सिर्फ ये है कि लास्ट में तुम मेरे होगे, तुम्हें मेरा होना होगा विंग। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो ये सोल इस बॉडी को ठुकरा देगी। ये मेरा वादा रहा तुमसे। आज से मैं तुम्हें परस्यू करने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा, और तब तक करूँगा जब तक मुझे उम्मीद होगी। पर जिस दिन वो उम्मीद ख़त्म हो गई ना, मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। इतना बोलकर वांग जी वहाँ से उठ जाता है और बिना विंग की तरफ देखे सीधा रूम से बाहर चला जाता है। वांग जी की ये बातें सुनकर विंग बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो चुका था। मेंटली, फिजिकली उसने खुद को कितना भी प्रिपेयर क्यों ना किया हो, एक सच्चाई तो ये थी कि विंग आज भी वांग जी को हर चीज़ के लिए गिल्टी नहीं मानता था। वांगशियान सिर्फ इसीलिए विंग को कोई गलती नहीं लगता था, क्योंकि विंग ये जानता था कि वांग जी ने उस दिन नशे में आकर उसका फ़ायदा उठाया था, या यूँ कहा जाए वो बस एक मिस्टेक थी जिस पे किसी का भी कोई जोर नहीं था। किसी ने भी कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। वो सब इसीलिए हुआ क्योंकि वांग जी का अल्फा विंग को अपना ओमेगा मानता था। सिर्फ इसीलिए उस डोमिनेटेड अल्फा ने भी अपने ओमेगा को जेलेसी और नशे के चलते फोर्स किया था, जिसे बाद में विंग ने भी खुद पर एक्सेप्ट किया था। खैर, वांग जी रूम से बाहर आ चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे और वही गिल्ट देखा जा सकता था, जिससे अभी भी उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी। अचानक वांग जी को अपने पीछे से एक स्वीट वॉइस आती है, डैड। जैसे ही वांग जी इस वॉइस को सुनता है, वो तुरंत अपनी आंखों के आंसुओं को क्लीन अप करता है और पीछे मुड़कर वांगशियान की तरफ देखता है, जिसके हाथ में एक बैग था। वांग जी एक डीप ब्रेथ लेता है और वांगशियान की तरफ स्माइल करते हुए देखते हुए कहता है, माय लिटिल बनी, सब कुछ पैक हो गया? वांगशियान जस्ट अपने हेड को यस में शेक करता है और वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या आप बिग बेबी से बातें कर रहे थे? वांग जी अपने हेड को यस में शेक करते हुए कहता है, हाँ, तुम्हारे बिग बेबी से मुझे बातें करनी थी। हो गया तुम्हारी पैकिंग, तो हम चले? वांगशियान थोड़ा सैडली पाउट करते हुए कहता है, क्या मैं बिग बेबी से बातें नहीं कर सकता? क्या वो अब भी मुझसे नाराज़ है? वांग जी जानता था कि उसने अभी कहीं ना कहीं विंग के इमोशंस को ट्रिगर कर दिया है। ऊपर से वो खुद भी बहुत इमोशनल था, इसलिए वो विंग को फेस नहीं करना चाहता था। वो वांगशियान को अपनी गोद में उठा लेता है और उसके बैग को कैरी करके वो वांगशियान की तरफ एक स्वीट स्माइल देते हुए कहता है, तुम्हारे बिग बेबी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और वो रेस्ट कर रहे हैं, हम उनसे कल ऑफिस में मिलेंगे। इतना बोलकर वो वांगशियान को वहाँ से वैसे ही अपने गोद में कैरी करते हुए लेकर चला जाता है। वांग जी ने रूम के डोर को लॉक कर लिया था, पर विंग अभी डोर के उस तरफ पास ही खड़ा था, इसीलिए उसने वांग जी की बातों को क्लियरली सुना था। उसने एक डीप ब्रेथ इनहेल की और वो जाकर सीधा अपने बेड पर लेट गया। वही दूसरी तरफ वांग जी वांगशियान को लेकर लैंड मेंशन में आ चुका था। वांग जी ने कार में ही सोच लिया था कि उसे क्या करना है। वो वांगशियान को लेकर लैंड मेंशन के अंदर आता है और एक सर्वेंट को वांगशियान का बैग थमाकर कहता है, वांगशियान की हेल्प कर दो सामान को सेट करने में। वो सर्वेंट भी नोट करता है वांग जी वांगशियान की तरफ एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ देखते हुए कहता है, माय लिटिल बनी, जाओ और अपने चीज़ों को अच्छी तरीके से अपने रूम में सेट कर दो।
आपके साथ खेलने के लिए पापा थोड़ी देर बाद आएंगे। वांग शियान खुश हो जाता है और वो तुरंत उस मेड के पीछे पीछे जाने लगता है। लैन मेंशन में ऑलरेडी वांग शियान को एक रूम दे दिया गया था। वैसे तो वांग शियान छोटा था, वो रहने वाला वांग जी के साथ ही था, पर फिर भी उसे भी एक अलग रूम दे दिया गया था जिसमें वो अपनी चीज़ों को सेट कर सके। खैर, वांग शियान मेड के साथ रूम में जा चुका था। वही वांग जी अपने फादर और मदर की तरफ देखता है जो अभी भी लिविंग हॉल के काउच पर बैठे हुए थे और वांग जी को ही देख रहे थे। वांग जी सीधा उन दोनों की तरफ जाता है और काउच पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद सर्वेंट उसके लिए भी कॉफ़ी लेके आते हैं और अब तक लैन सिचैन भी लिविंग हॉल में आ चुके थे। वो चारों भी एक साथ बैठे हुए थे और टी कॉफ़ी को एंजॉय कर रहे थे। वांग जी अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में उन तीनों से कहता है, कल से वांग शियान वापस स्कूल जाने वाला है और हम चारों को भी अब उसका ख्याल रखना है, इसीलिए मैंने एक डिसीजन लिया है। सब वांग जी की तरफ ही देख रहे थे। वांग जी सब की तरफ देखता है और विदाउट एक्सप्रेशन कहता है, कल से सिर्फ मैं और सिचैन ग ही कॉरपोरेशन में जाएंगे और लैंस के सारे बिजनेस को देखेंगे। आप दोनों को भी कॉरपोरेशन आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दोनों सिर्फ वांग शियान का ख्याल रखेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना खुश वांग शियान विंग के साथ उस घर में था, उतना ही खुश मेरा बेटा इस घर में भी रहे। अब मैं हर रोज़ तो उसे कॉरपोरेशन में नहीं लेके जा सकता और सिर्फ वर्क के लिए मैं अपने बच्चे को भी इग्नोर नहीं कर सकता। मैं घर पे भी नहीं रुक सकता क्योंकि लैंड कॉरपोरेशन को आज मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरा साथ दें और मॉम डैड खासकर आप दोनों वांग शियान का ही ख्याल रखें। लैंड कॉरपोरेशन को और ऑफिस के सारे टेंशन को मैं संभाल लूँगा। मैं बस आज इतना चाहता हूँ कि मेरा बेटा खुश रहे। वैसे भी आप लोगों ने ही उसे विंग के खिलाफ करके इस घर में लाया है, ये मैं ऑलरेडी जानता हूँ। इसीलिए अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मेरे बेटे का ख्याल रखें। आपको वांग शियान चाहिए था ना, तो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाइए। इतना बोलकर वांग जी वहाँ से उठ जाता है और बिना किसी की बात सुने सीधा वांग शियान के रूम की तरफ चला जाता है। वही लैन कुरैन और लैनी, वो दोनों इस फैसले से अग्री करते थे क्योंकि उन्हें भी अपने ग्रैंड नेफ्यू के साथ खेलना था, इसीलिए उन्हें इन चीज़ों की कोई फिक्र नहीं थी। ऊपर से वो तो खुश थे, वो ऑलरेडी जानते थे कि लैंस को संभालने के लिए वांग जी है और वांग जी की काबिलियत पर कोई भी शक नहीं कर सकता। इसी दौरान जब वांग जी अपने बिजनेस को संभालेगा तब लैन कुरैन और लैनी वांग शियान को अपना बना लेंगे पूरी तरीके से, मतलब उसे लैंस का आयर बनाने की वो तैयारी करने लगे थे। नेक्स्ट डे, ब्यूटीफुल मॉर्निंग। लैन मेंशन में आज बहुत चहल पहल थी क्योंकि वांग शियान फाइनली अपने पुराने लुक में वापस आ चुका था। वांग शियान भले ही खून वांग जी का था, पर उसमें हरकतें तो विंग की थी ना, वो सुधर कैसे सकता था। वो लैन मेंशन में एक दिन तो सुबह जल्दी उठ गया वांग जी की वजह से, पर दूसरे दिन वांग जी खुद भी उसे उठा नहीं पा रहा था। ऑलरेडी उसने स्कूल को लेट कर दिया था, पर अभी भी वांग जी वांग शियान को उठा तक नहीं पा रहा था। वांग जी परेशान हो चुका था। वो बाहर आता है और अपनी मॉम डैड की तरफ देखते हुए कहता है, वांग शियान ऑलरेडी स्कूल को लेट हो चुका है, जाइए उसे उठाइए और उसे स्कूल के लिए प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि मैं अगर इन सब चीज़ों में पड़ा तो मैं अपने काम के लिए लेट हो जाऊंगा और उसके बाद इसका ओमेगा फादर मेरी बैंड बजाएगा। इतना बोलकर वांग जी सीधा ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ जाता है, वहाँ से एक ब्रेड उठाता है और सीधा बाहर जाता है जहाँ ऑलरेडी कार्स लैन वांग जी और लैन सिचैन का वेट कर रही थी। वही दूसरी तरफ वांग शियान, लैनी और लैन कुरैन उसे उठाते उठाते थक चुके थे। फाइनली कैसे तो भी करके वो वांग शियान को उठाते हैं। अब उसे प्रिपेयर करने का वक्त था। वांग शियान वैसे तो अपने सारे काम अपने हाथ से ही करता था, पर पता नहीं क्यों ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर के घर में आने के बाद वो जैसे अपने सारे मैनर्स भूल चुका था। वो लैन कुरैन को कहता है कि ग्रैंडफादर मुझे नहला दो।
कुरैन अपनी नेफ्यू की इन स्वीट बातों पर फिसल जाता है और जाकर वांगशियान को बात देने लगता है, पर वांगशियान वो खुद कम और उसने कुरैन को ज़्यादा नहलाया था। वही बाद में लैनी उसके पीछे ब्रेकफास्ट लेके भाग रही थी क्योंकि वांगशियान ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा था। बाद में स्कूल भेजने के वक्त भी वांगशियान ने बहुत सारे नखरे किए थे। एक ही दिन में, या यूँ कहा जाए सिर्फ एक ही सुबह में 5 से 6 घंटे में वांगशियान ने लैनी और लैन कुरैन को तंग करके रख दिया था। फाइनली कैसे तो भी करके वांगशियान को लैनी और कुरैन स्कूल भेज चुके थे और अब उन्होंने एक राहत की सांस ली थी। वही दूसरी तरफ वांगजी अपने कॉरपोरेशन में पहुंच चुका था और उसने अपने कैबिन में एंटर किया, अपनी बैग को नीचे रखा और वो सीधा कैबिन से बाहर निकलकर विंग के उस सीक्रेट नहीं, उस डार्क फ्लोर पर चला गया था। उसके चेहरे पर एक ब्यूटीफुल स्माइल थी और दिल में एक होप कि कल की बातों का विंग पर आज कोई तो इफेक्ट हुआ हो और विंग आज उसे थोड़ा नाइसली ट्रीट करे। यही सोचते हुए वांगजी विंग के कैबिन में बिना नॉक किए ही एंटर करता है। वो देखता है कि विंग ऑलरेडी अपने कैबिन में है और लैपटॉप पर कुछ वर्क कर रहा है। वांगजी के फेस पर एक ब्यूटीफुल स्माइल आ जाती है जब वो अपने ओमेगा को पीसफुली वर्क करते हुए देखता है। जैसे ही विंग भी डोर के ओपन होने का वॉइस सुनता है, वो एक नज़र उठाकर ऊपर देखता है और बाद में फिर से अपने लैपटॉप वर्क करते हुए कहता है, नॉक करके अंदर आने का मैनर्स नहीं है तुम में। वांगजी एक स्वीट स्माइल के साथ कहता है, माय लिटिल ओमेगा, अपने ही बिलव्ड लवर के, या यूँ कहा जाए मेरे बेबी के मदर के रूम में आने से पहले मुझे नॉक क्यों करना पड़ेगा। इतना बोलकर वो विंग के टेबल को क्रॉस करते हुए सीधा विंग के चेयर की एक हैंडल को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और अब विंग अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और वांगजी उस चेयर के दोनों हैंडल को पकड़े हुए विंग पर लीन था। वांगजी के फेस पर स्माइल देखकर विंग कंफ्यूज हो चुका था। वो वांगजी को देखता है और कहता है, ये पागलों की तरह मुस्कुराने का कोई लॉजिक है। वांगजी जो अभी विंग की ही आंखों में देख रहा था, उसे विंग का वो कंफ्यूज लुक बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। वो बिना सोचे समझे सीधा विंग के लिप्स पर एक क्विक पैक करता है और अपनी उसी पागलों भरी मुस्कान के साथ कहता है, इतने ब्यूटीफुल ओमेगा को देखकर किसके ही फेस पर स्माइल आने से रुक जाए। तुम जानते हो मेरे ओमेगा, सच में तुम वो हो जो मेरी हार्ट बीट को तक मजबूर कर सकते हो स्किप होने के लिए। वही दूसरी तरफ विंग बस शॉकिंगली वांगजी की तरफ आंखें फाड़े देख रहा था। वांगजी के इन क्विक एक्शंस का विंग के पास अभी तक तो कोई काउंटर नहीं था। वो एक डीप ब्रेथ इनहेल करता है और वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम जानते हो आज सुबह सुबह ऐसा लग रहा है कि कोई पागल खाने से भाग के आया हो और साक्षात मेरे सामने खड़ा हो। वांगजी एक डीप ब्रेथ छोड़ते हुए कहता है, पागल कह लो, दीवाना कह लो या आशिक कह लो, जो भी हूँ बस तुम्हारा हूँ। और अगर पागल खाने से भागा भी हूँ ना, तो बस इस क्यूट से फेस को देखने के लिए भागा हूँ। बिलीव मी, तुम बहुत प्रिटी लग रहे हो। विंग वांगजी की ये सारी फ्लटी लाइंस सुनकर ऑलरेडी पक रहा था। वो वांगजी की तरफ थोड़ा गुस्से से देखते हुए कहता है, अगर ये फ्लर्टिंग हो चुकी हो तो प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वैसे भी थोड़ी देर बाद मीटिंग है और मुझे वर्क करना है। वांगजी विंग की तरफ उसी ब्यूटीफुल स्माइल के साथ देखते हुए कहता है, क्या मैं मेरे ओमेगा की किसी भी तरह से हेल्प कर सकता हूँ? विंग तुरंत कहता है, हाँ कर सकते हो। जैसे ही ये बात वांगजी सुनता है, बहुत एक्साइटेडली कहता है, तो बताओ क्या हुक्म है मेरे आका। विंग फिर से अपनी आईज रोल करते हुए कहता है, मुझ पर रहम करो और इस कैबिन से बाहर चले जाओ। वांगजी बहुत क्यूटली पाउट करते हुए कहता है, वो तो नहीं हो सकता, बाकी तुम जो बोलोगे ना वो मैं करूँगा। विंग को बहुत अर्जेंटली एक वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी थी, इसीलिए विंग के पास अभी वांगजी के इस बकवास के लिए वक्त नहीं था।
क्योंकि करीबन 5 मिनट के बाद उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली थी। वो एक डीप ब्रेथ लेता है और बिना सोचे समझे वांग जी की तरफ एक स्माइल देते हुए कहता है, एज यू विश। इतना बोलकर सीधा वैसे ही बैठे हुए अपने पैर से वांग जी के पैर को बहुत जोर से हिट करता है, जिससे तुरंत ही वांग जी की स्माइल फेंट हो चुकी थी और वो अपना पैर पकड़ के वही जगह पर कूदने लगा था। वो विंग की तरफ थोड़े गुस्से से देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या ये बेचारा अल्फा ही मिला है अपनी पावर को यूज करने के लिए? वैसे मानना पड़ेगा तुम बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। विंग स्माइल करते हुए देखता है और कहता है, अब अगर समझ चुके हो तो मेरा पंच खाने से पहले तुम कैबिन के बाहर चले जाओ, वरना तुम्हारे इस हैंडसम फेस को मैं इतना बिगाड़ूंगा कि फ्लर्ट तो क्या किसी को दिखाने के तक लायक नहीं रहोगे। विंग को इतना गुस्से में देखकर वांग जी एक डीप ब्रेथ लेता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता हूँ, हाँ हाँ जा रहा हूँ, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊँगा। इतना बोलकर वांग जी विंग का कैबिन फाइनली छोड़ चुका था। विंग एक डीप ब्रेथ लेता है और अपनी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने में लग जाता है। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.